जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। बात को आगे बढ़ाते हैं। अपना टॉपिक चल रहा है तत्व यौगिक एवं मिश्रण का, और उसमें अपन ने बातें कर ली थी सबसे पहले भौतिक अवस्थाओं की कि भाई कोई पदार्थ होता है तो उसकी कौन सी भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्था के लिए कौन सी बातें होती है, द्रव्य अवस्था के लिए कौन सी बातें होती है और गैस अवस्था के लिए कौन सी बातें होती है। ये बातें अपनी होने के बाद में अपन ने स्टार्ट किया था किसके बारे में, अवस्था परिवर्तन के बारे में, कि भाई ठोस द्रव्य में बदल जाता है उसको क्या बोलते हैं, या यूं कहूं ठोस से सीधा गैस का बन जाना। अपन ने कहा था ऊर्ध्वपातन होता है, कपूर नौसादर का एग्जांपल लिया था। वो सारी चीजें अपन ने डिस्कस करने के बाद में स्टार्ट किया था मेटल्स नॉन, क्योंकि अपन जब स्टार्ट कर रहे थे टॉपिक तो मैंने कहा था कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। मैं नॉट आर्मी में किसी एक यूं कहूंगी ट्रेड तो छोड़ो, मैं किसी फील्ड की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई कंपटीशन की तैयारी भी करता है ना, किसी भी फील्ड की, किसी भी एग्जाम की, तो ये एक टॉपिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कौन सा? तत्व यौगिक और मिश्रण। क्यों? वहां विलयन का सवाल पूछा जा सकता है, वहां धातु का सवाल आ सकता है, वहां अधातु का सवाल आ सकता है, वहां उप धातुओं का सवाल आ सकता है, वहां समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण का सवाल आ सकता है, वहां मिश्र धातुओं का सवाल आ सकता है। आपको पूछ ले कि कांसा बनाओ होता है, टिन बनाओ, मतलब जितने भी टाइप के जर्मन सिल्वर का सवाल पूछा गया है क्लर्क के अंदर, 2020 का ही सवाल बता रहा हूं मैं आपको। तो ये जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको मैं बता दूं इसी टॉपिक से बनते हैं। कौन से? जो मैं आपको छोटी छोटी हेडिंग्स गिनवा रहा हूं, तत्व यौगिक मिश्रण धातु अधातु, ये सारे पॉइंट्स। तो अभी अपन धातुओं के बाद में डिस्कशन में लेके आ रहे हैं। वो पॉइंट कौन सा है? अधातुओं का पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? अधातुओं का, नॉन मेटल्स का है। तो जिस तरह आपने कहा था कि धातुएं जो होती है वो आघात वर्ध्य होती है, यानी उनको पीट कर चादर बना सकते हैं, तो मैं बोलूंगा इनको नहीं बना सकते। धातुओं के लिए बोला वो चमकीली होती है, चमकीली नहीं होती है। तो बात को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं कि ये किसका बोल रहा हूं साथियों? ये मतलब अधातुओं का, नॉन मेटल्स की बात चल रही है। तो मैं बोलूंगा ये द्रव्य वे गैस अवस्था में हो सकती है, यानी कि ये किस में प्रेजेंट हो सकती है? ये हो सकता है द्रव्य अवस्था में, हो सकता है गैस। ये द्रव्य व गैस अवस्था में हो सकती है या पाई जा सकती है, अवस्था में हो सकती है, हो सकती है। मैं बोल रहा हूं कि ये जो है चीजें कौन सी? अधातु, द्रव्य और गैस अवस्था में पाई जा सकती है। नेक्स्ट क्या बोलूंगा? विभिन्न रंगों में प्रेजेंट। क्या बोलूंगा मैं? विभिन्न रंगों में। अरे इनका कलर जो होता है क्या होता है? अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का, विभिन्न रंगों में प्रेजेंट, विभिन्न रंगों में उपस्थित। नेक्स्ट मैं बात बोलूंगा, वो क्या बोलूंगा? यह है चमकीली नहीं होती। क्या बोलूंगा? ये, अच्छा साथ में लिख लेते हैं पूरा पॉइंट कि ये तन्यता का गुण भी नहीं, यानी इनको खींच के तार भी नहीं बना सकते, इनको पीट कर चादर नहीं बना सकते, और ये चमकीली भी नहीं होती। तीनों पॉइंट लिख दो। ये चमकीली, क्या लिखूंगा मैं? ये चमकीली, तन्य मतलब क्या? तन्यता का गुण बताया था मैंने। ये चमकीली, तन्य व आघात वर्ध्य। आघात वर्ध्य मतलब क्या? किसी मेटल को पीट कर आप चादर बना सकते हो, तो इसको आप पीट करके चादर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो ये तन्य, ये है चमकीली, तन्य व्याघात वर्ध्य नहीं होती। बोलो बात क्लियर हो रही है क्या? बोलो जवानों, नहीं होती है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट बात क्या बोलूंगा मैं कि अगर मैं इनकी बात करूं, जैसे मैंने कहा कि अधातुओं के लिए एक और पॉइंट उठाते हैं, तो मैं कहूंगा ये कौन? नॉन मेटल्स। किसकी बात चल रही है भैया? नॉन मेटल्स की चल रही है। इंग्लिश वाले साथ में ध्यान रखना, अधातु का मतलब होता है नॉन मेटल्स। बोलो बात क्लियर है क्या? तो मैं लिखूंगा ये ताप व विद्युत की कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक। क्यों? मैंने आपको कहा धातुएं जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। लेकिन अधातुओं के लिए कहा जाता है ये ताप व विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है, यानी इनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं पाया जाता। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? यस सर आ रही है। अब एक सवाल बता देता हूं मैं आपको, अलग कलर में शो कर देता हूं अगर आप बोलो तो। क्या? अपवाद। एक बात तो सबको पता है, एक बात तो सबको पता है, क्या? कि अपवाद का मतलब क्या होता है? जो अलग हो, हटकर हो, जिसमें कुछ मैं यूं कहूं
कि वो इस श्रेणी में आते हुए भी इनके गुण प्रदर्शित नहीं करता हो। क्या? तो आप समझना, अपवाद में मैं लिख रहा हूं क्या, ग्रेफाइट, नाम सबने सुना है शायद। ग्रेफाइट क्या है भैया? कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है क्या, ग्रेफाइट। कहा जाता है कि ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट ताप व, समझ गए होंगे आप, ताप व विद्युत की सुचालक होता है। ग्रेफाइट ताप व विद्युत का सुचालक होता है। ये क्या है भैया? अपवाद है, पूछा हुआ सवाल है। अलग कलर में लिखने का मतलब ही यही है मेरा तो, कि ये पूछा हुआ सवाल है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो समझना क्या कहा मैंने, कि अधातुएं चमकीली नहीं होती, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता, अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता, ये विभिन्न रंगों में पाई जा सकती है। और क्या बोला, ये द्रव्य और गैस अवस्था में भी पाई जा सकती है। नेक्स्ट मैंने कहा कि भाई साहब एक अपवाद का पॉइंट आता है, एक्सेप्शन का पॉइंट आता है। वो क्या है कि ग्रेफाइट ताप व विद्युत का सुचालक होता है। जो आप शीशा पेंसिल चलाते हैं नोट करने के लिए, उस पेंसिल के अंदर क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट। तो बोला जाता है ये ताप और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। बोलो बात क्लियर है क्या? एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं धातुओं के, तो मैं बोलूंगा एग्जाम्पल होते हैं इसके, हाइड्रोजन, कार्बन। कार्बन क्या है? अधातु है। मैं और लिख सकता हूं क्या? नाइट्रोजन। क्या लिख सकता हूं भैया? नाइट्रोजन। और क्या लिख सकता हूं मैं? ऑक्सीजन। और क्या लिख सकता हूं मैं? क्लोरीन। क्या लिख सकता हूं मैं? क्लोरीन। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है? ये सारी की सारी चीजें क्या होती है? अधातुएं होती है, नॉन मेटल्स होती है। आप लोगों ने आवर्त सारणी अगर 10वीं तक पढ़ी है तो ऐसा कहा जाता है कि S ब्लॉक और D ब्लॉक वाली तो होती है धातुएं, और P ब्लॉक वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं साथियों? अधातुएं होती है, नॉन मेटल्स होती है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो जो आपको नॉन मेटल्स के रिगार्डिंग, अधातुओं के रिगार्डिंग बातें बतानी थी वो मैंने समझा दी, कि ये द्रव्य गैस अवस्था में हो सकती है, विभिन्न रंगों में पाई जा सकती है, चमकीली भी नहीं होती, तन्य भी नहीं होती, आघात वर्धनी भी नहीं होती, यानी धातुओं का उल्टा। और दूसरी बात क्या? ये ताप विद्युत की कुचालक होती है। यहाँ एक एक्सेप्शन वाली बात है, अपवाद वाली बात है, वो कौन सी है? ग्रेफाइट की है, कि ग्रेफाइट क्या होता है? ताप और विद्युत का सुचालक होता है, अधातु होते हुए भी। बोलो बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करी मैंने कहा, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सारी चीजें क्या है? अधातुएं हैं, नॉन मेटल्स है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? उपधातुओं की। नेक्स्ट जो बात है वो अपनी है उपधातुओं की। उपधातु। अब आप बोलोगे सर धातु समझ में आ गया, अधातु समझ में आ गया, ये उपधातु क्या है? मेटेलॉइड क्या है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड बोलते हैं। उपधातु को मेटेलॉइड्स बोलते हैं। तो उपधातुओं के लिए मैं बोलूंगा ये धातु व अधातु के बीच का गुण प्रदर्शित करता है। उपधातु वह होती है जो धातुओं तथा अधातुओं के बीच का गुण प्रदर्शित करती है। और एग्जांपल्स की मैं बात, अच्छा इसका सीधा एग्जांपल्स पूछा जाता है भैया अधातु उपधातुओं का, कि उपधातु है, निम्न में से उपधातु है, एग्जांपल दे देगा। अभी एक क्वेश्चन करके बताता हूं। एक ट्रिक होती है, बोले शिव, बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा। क्या बोलते हैं? बोले शिव ऐसी तेरी, बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा। तो ये एक ट्रिक है याद रखने के लिए, ये नहीं आएगा भाई सवाल में। आपको क्या पूछेगा? बोले का मतलब क्या होता है? बोरॉन। शिव का मतलब होता है सिलिकॉन, ऐसी का मतलब होता है आर्सेनिक, तेरी का मतलब होता है टेलुरियम, और आत्मा का मतलब होता है एस्टेटिन। कहा जाता है कि ये आपकी क्या है? उपधातुएं हैं, मेटेलॉइड्स है। बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, ये आपको क्या रखना है? याद, उपधातुओं के लिए। एग्जाम्पल क्या पूछा? जैसे सवाल पूछ लिया कि निम्न में से, क्या सवाल बना भैया? निम्न में से, निम्न में से क्या बोल रहा है? ये उपधातु है, निम्न में से उपधातु है। विच वन इज मेटेलॉइड? निम्न में से उपधातु है, आपको बोल दिया। ऑप्शन दे दिया ए, ऑप्शन ए में क्या बोला? Na, Na मतलब क्या? सोडियम। ऑप्शन बी, बी में क्या दे दिया? Ca। फिर दे दिया आपको सी ऑप्शन, क्या दे दिया? जिंक। और डी ऑप्शन दे दिया आपको और बोल दिया Si। आपको ट्रिक याद है कि बोले सी वैसी तेरी आत्मा क्या है? उपधातुएं हैं। आपको याद है कि Si मतलब क्या? सिलिकॉन। और आपको सोडियम दिख रहा है, ये तो धातु है। कैल्शियम दिख रहा है, ये भी धातु है, ये संक्रमण धातु है। तो क्या है आपका आंसर? सिलिकॉन। बोलो बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट और डिस्कस करते हैं अपन।
तो नेक्स्ट बात जो अपनी आती है, अपन अधातुओं के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और उपधातुओं के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट अपनी बात आती है, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि अपन प्रमुख धातु तथा अधातु तथा उपधातु जो भी चीजें हैं उनको उठाते हैं। कैसे भाई, आपको आवर्त सारणी पढ़ा दूं, अगर मैं सीधी आपको बोल दूं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये चीजें होती है, ज्यादा मजा नहीं आएगा। इनसे सवाल कैसे बनते हैं वो बताऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। इसलिए अपन कुछ प्रमुख धातु और अधातुओं को उठाते हैं। जैसे अपन हाइड्रोजन के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं कि भाई हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, कब की थी, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, और ये कैसी गैस है, इसका कलर क्या होता है, इसके कितने समस्थानिक होते हैं, यानी बेसिक जो बातें होती है वो उठाते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन। अब अपने को पता है कि हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, H2 होता है। हाइड्रोजन गैस का मतलब H2 होता है। ऐसे हाइड्रोजन का मतलब तो H ही लिख सकते हो आप, सिंबल ही लिख रहे हो खाली, तो हाइड्रोजन का क्या होता है, सिंबल H होता है। अब मैं बात करूंगा हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी, तो मैं बताऊंगा हाइड्रोजन की खोज करी थी हेनरी कैवेंडिश ने। किसने करी थी भैया, हेनरी कैवेंडिश ने खोज करी थी किसकी, हाइड्रोजन की। कब करी थी, दिमाग में सवाल आता है तो मैं आपको बता दूं 1766 में करी थी। किसने करी, हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट मैं बात क्या बोलूंगा हाइड्रोजन के रिगार्डिंग, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है भैया, तो मैं आपको बोलूंगा इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। और इसका परमाणु द्रव्यमान की मैं बात करूंगा, परमाणु द्रव्यमान की मैं अगर बात करूंगा तो मैं आपको बोलूंगा 1.008 लिखा जाता है AU, यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। इसी को लगभग लिखते हैं क्या, 1, यानी हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1 ग्राम होता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा हाइड्रोजन के रिगार्डिंग, तो मैं यूं बोलूंगा, नेक्स्ट मैं बात बोलूंगा क्या, नेक्स्ट अपना पॉइंट आएगा कि इसे आवारा तत्व कहते हैं। किसको भाई, हाइड्रोजन को। इसे आवारा तत्व क्या बोलते हैं, इसको आवारा तत्व। आवारा तत्व का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये एक ऐसा तत्व है जिसकी अभी भी पोजीशन फिक्स नहीं है, किसमें, पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में किसकी अभी भी पोजीशन फिक्स नहीं है, किसका स्थान फिक्स नहीं है, हाइड्रोजन का। और जिसका स्थान फिक्स नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, आवारा बोलते हैं। तो ये तत्व है तो क्या हो गया, आवारा तत्व हो गया। मैं बोलूंगा इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने करी थी, मैं बोलूंगा 1766 में की थी। मैंने कहा इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान लगभग 1 मानते हैं, और इसे आवारा तत्व को बोलते हैं। नेक्स्ट एक और इसको बोलते हैं भविष्य का ईंधन। क्या बोलते हैं, फ्यूल ऑफ फ्यूचर, भविष्य का ईंधन। इसको क्या बोलते हैं भैया, भविष्य का ईंधन बोलते हैं। फ्यूचर का क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। ये सवाल पूछ सकते हैं, निम्न में से भविष्य का ईंधन है, ऑप्शन दे देंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। आपको पता होना चाहिए भविष्य का ईंधन किसको बोला गया है, हाइड्रोजन को बोला गया है। नेक्स्ट बात मैं बोलूंगा, सबसे हल्की गैस है ये, आवर्त सारणी की सबसे हल्की या सर्वाधिक हल्की, अरे आवर्त सारणी की सबसे हल्की गैस कौन सी है भैया, सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी, बराबर करके लिखो, हाइड्रोजन गैस, बात खत्म। नेक्स्ट मैं बात बोलूंगा, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। क्या बोलूंगा, इसके 3 समस्थानिक होते हैं, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। आप बोलोगे सर समस्थानिक क्या होता है, एलोट्रोप्स बोलते हैं, सॉरी आइसोटॉप्स बोलते हैं इनको। इसके 3 समस्थानिक, इंग्लिश में बोलते हैं इनको आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं भैया, आइसोटॉप्स। सम स्थानिक, सम मतलब क्या, समान, स्थानिक मतलब क्या, स्थान। नाम से पता चल रहा है एक बात का, मैंने कहा साइंस में नाम पकड़ना सीख लो, साइंस आ जाएगी। सम स्थानिक, सम मतलब समान, स्थानिक मतलब स्थान, यानी कि वह तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, एक ही तत्व के समस्थानिक या आइसोटॉप्स कहलाते हैं। बात को समझना, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बारे में, क्योंकि मैंने कहा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कौन से होते हैं। 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3 होता है। सर ये क्या है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइट्रियम। नाम से ही पता चल रहा है। और देखने में क्या समझ में आ रही है बात कि इसका परमाणु क्रमांक है 1, इसका परमाणु क्रमांक है 1।
इसका परमाणु क्रमांक 1, लेकिन इसका परमाणु भार है 1, इसका परमाणु भार है 2, इसका परमाणु भार है 3। क्या समझ में आ रहा है इन चीजों को देख के कि सर पोजीशन तो सेम है, 1 1 1 पे आ रहा है, लेकिन इनका द्रव्यमान 1 2 3 है। दैट मींस आई कैन से कि आइसोटोप्स या समस्थानिक के लिए बात क्या सही है, ऐसे तत्व है जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम एग्जाम्पल हो गए। बोलो बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट एक बात बोली जाती है कि हाइड्रोजन, क्या बात बोली जाती है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर, किसके साथ भैया? अपनी प्राणवायु के साथ। प्राणवायु बोले तो क्या? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है? विस्फोटक बनाती है। अरे बचीड़ बोलता है, क्या बनाती है? विस्फोटक बनाती है। और इस विस्फोटक का उपयोग होता है कहाँ? रॉकेटों में ईंधन के रूप में। रॉकेटों में ईंधन या फ्यूल के रूप में, रॉकेटों में ईंधन के रूप में। बोलो बात के रूप में। बात क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? हाइड्रोजन के बारे में सवाल पूछे, खोज किसने करी? हेनरी कैवेंडिश ने करी। कब करी? 1766 में करी। परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। आवारा तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। क्यों आवारा तत्व है? क्योंकि इसकी जगह फिक्स नहीं है। और पूछ लेगा आपको कि इसके कितने समस्थानिक होते हैं? साब 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1s1, 1s2, 1s3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम होते हैं। नेक्स्ट पूछ ले सबसे हल्की गैस कौन सी आवर्त सारणी की? तो हाइड्रोजन है। और पूछ ले आपको कि हाइड्रोजन किसके साथ मिलकर के रॉकेट ईंधनों में फ्यूल के रूप में काम आता है, जो एक विस्फोटक पदार्थ है, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम आता है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? एक चीज और बता दूं, ये जो हाइड्रोजन गैस होती है वो रंगहीन होती है भैया। कैसी होती है? रंगहीन, यानी कलरलेस होती है। इसका कोई भी प्रकार का रंग नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टंगस्टन की। किसकी बात करते हैं अपन? टंगस्टन को उठा लेते हैं। बात को समझते हुए चलना। टंगस्टन के रिगार्डिंग में 2-3 बातें बोलूंगा कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक गलनांक होता है इसका। पूछा हुआ सवाल है कि एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा एलिमेंट जिसका गलनांक सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक गलनांक वाला तत्व। सर्वाधिक गलनांक किसका होता है भैया? टंगस्टन का होता है। कितना होता है मैं आपको लिख देता हूं, 3500 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? सबसे ज्यादा गलनांक है। किसमें? आवर्त सारणी में। किसका? टंगस्टन का। नेक्स्ट एक सवाल पूछा जाता है, वो जीके टाइप में ले सकते हो कि टंगस्टन का उत्पादन भारतवर्ष में कहाँ होता है? मैं लिख सकता हूं भारत में इसका उत्पादन, किसका उत्पादन? टंगस्टन का। भारत में इसका उत्पादन, इसका प्रोडक्शन, उत्पादन, भारत में इसका उत्पादन राजस्थान की डेगाना खान, राजस्थान कौन स्टेट, इसके अंदर कौन सा? डेगाना बोल रहा है। राजस्थान की डेगाना में एक खान है जहां से क्या निकाला जाता है भैया? टंगस्टन। डेगाना की खान। अरे बोलो बात क्लियर हो रही है क्या? आपको अगर पूछ ले टंगस्टन है तो आपको इसके रिगार्डिंग सवाल बनेगा, आवर्त सारणी का ऐसा तत्व जिसका सर्वाधिक गलनांक होता है। योर आंसर टंगस्टन। आपको पूछ ले भारतवर्ष में इसका उत्पादन कहाँ होता है, तो राजस्थान की एक डेगाना की खान है, वहां से क्या निकाला जाता है? टंगस्टन निकाला जाता है। बोलो बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट मैं बात करता हूं किसकी? नाइट्रोजन की बात करूंगा। मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं भैया। यहां अपन बात करेंगे किसकी? नाइट्रोजन की। नेक्स्ट अपनी बात चल रही है किसके रिगार्डिंग? नाइट्रोजन के रिगार्डिंग। मैं बोलूंगा प्रकृति में ये 78% पाई जाती है। कितनी होती है भैया? 78% होती है क्या? नाइट्रोजन। एक और बात, नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरक बनाने में या फर्टिलाइजर बनाने में खेतों में उपयोग होता है। किसका? नाइट्रोजन का। कितने परसेंट होती है? 78% होती है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा विद्युत बल्बों में इसका उपयोग होता है। किस में होता है भैया? विद्युत बल्ब में। विद्युत बल्बों में या बल्ब में इसका उपयोग होता है। विद्युत बल्बों में किसका उपयोग होता है? नाइट्रोजन का उपयोग होता है। अभी तक अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट अपन उठा लेते हैं किसको? ऑक्सीजन को। इसके लिए भी कुछ बातें हैं कि ये मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस है। कौन सी? ऑक्सीजन।
और वायुमंडल में कितने परसेंट होती है? 21% होती है, पूछा हुआ सवाल है। नाइट्रोजन का भी पूछा गया है कितने परसेंट होती है अपने एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन का भी पूछा होता आपको पता है 21% होती है। बोलो बात क्लियर है क्या? यही आपकी प्राण वायु है, यही आपकी कहते हैं कि जीवन को बचाने वाली वायु है ऑक्सीजन। नेक्स्ट बात आती है ऑक्सीजन के रिगार्डिंग कि इसकी खोज करी थी सीले नाम का वैज्ञानिक था। किसने करी थी भैया? सीले ने करी थी। और कब करी थी सीले ने? तो इसकी खोज करी थी 1772 में, 1772 में करी थी। बोलो बात क्लियर है क्या? तो मैंने कहा इसी तरह अपन चीजों को उठाते जाएंगे। मैं आप लोगों को वापस बता दूं, अपन पढ़ रहे हैं तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। उसमें मैंने कहा अपन कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाते हैं, प्रमुख धातुओं या अधातुओं को उठाते हैं जहां से सवाल बने हुए हैं या बनने की संभावना है। तो मैंने कहा अपन हाइड्रोजन उठाया। हाइड्रोजन के बारे में मैंने कहा हेनरी कैवेंडिश ने खोज करी 1766 में। परमाणु क्रमांक 1 था, परमाणु द्रव्यमान भी इसका 1 ही था। भविष्य का ईंधन इसी को बोलते हैं। आवारा तत्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जगह अभी भी आवर्त सारणी में फिक्स नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके 3 समस्थानिक होते हैं। तो बात आती है दिमाग में, सर समस्थानिक क्या होता है? मैंने कहा ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, एटॉमिक मास अलग अलग हो, समस्थानिक है। समस्थानिक हाइड्रोजन के होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? मैंने कहा 1s1, 1s2, 1s3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटिरियम होते हैं। नेक्स्ट मैंने कहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक विस्फोटक पदार्थ बनाती है जिसका रॉकेटों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक हल्की गैस है आवर्त सारणी की जिसका कोई कलर नहीं होता। नेक्स्ट नाइट्रोजन की बात आई, मैंने कहा 78% होती है आपके वायुमंडल में, उर्वरकों में प्रयोग होता है, विद्युत बल्बों में इसका उपयोग होता है। ऑक्सीजन की बात करी, प्राणवायु है, 21% होती है, 1772 में इसकी खोज करी थी। टंगस्टन की बात आती है, मैंने कहा सर्वाधिक गलनांक होने वाली तत्व है, 3500 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। और भारत में इसका उत्पादन राजस्थान की डेगाना खान में होता है। एक बात और समझ लेना कि टंगस्टन का उपयोग कहाँ होता है? विद्युत बल्ब के तंतु बनाने में, विद्युत बल्ब के तंतु निर्माण में। फिलामेंट जो होता है, तंतु जो बना होता है, तंतु निर्माण, विद्युत बल्ब के तंतु निर्माण, मोस्टली टंगस्टन का जो यूज होता है अपने घरों में, जो बल्ब वगैरह लगे होते हैं उनके जो फिलामेंट होते हैं, तंतु बने हुए होते हैं, किसके बने होते हैं भैया? टंगस्टन के बने होते हैं। आपको गलनांक का सवाल पूछ सकता है, उपयोग का सवाल पूछ सकता है और उत्पादन का सवाल पूछ सकता है। बोलो बात क्लियर है क्या? अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास में अपन उठाएंगे कुछ और धातु अधातुओं को, जैसे लिथियम हो गया और ब्रोमीन हो गया। आपके सवाल बनता है, कई बार पूछा जाता है कि ऐसा अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपको पता है कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो लिक्विड फेज में या द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अपन ब्रोमीन के बारे में, सीजियम के बारे में, फ्रेंशियम के बारे में, मैं यूं कहूं कैल्शियम के बारे में, आयोडीन के बारे में, मतलब जो भी अपने को लगेगा आइडियल चीज, उस चीज को उठा करके एक क्लास और इस पे अपन क्या लगाएंगे? नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लगे रहें, मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट।